अब हमारे केवल सवाल में 7वें नंबर के समायोजन बची है, जहां हमें नया लाभ हानि का प्रमाण निकालना है। और उस नए लाभ हानि के प्रमाण से हमें इनकी जो भी पूंजी आएगी पुराने साझेदार की, वो हीर की पूंजी को आधार मानकर नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। तो सबसे पहले हमें नया लाभ हानि का प्रमाण निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसकी कुछ गणना करेंगे हम। तो 7वें समायोजन में लिखा हुआ है कि हीर की पूंजी को आधार मानकर अन्य साझेदारों की पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। तो नया लाभ हानि का प्रमाण हमें निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला है इसका कि यदि आप पुराने अनुपात में से पुराने साझेदारों का त्याग माइनस कर देते हो तो आपको नया लाभ हानि का प्रमाण मिल जाएगा पुराने साझेदारों का। तो यहां लिखेंगे नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग। तो आपको समझ में आया? सिंपल है। आपको पता होगा कि जो त्याग का सूत्र था, त्याग का सूत्र क्या था? पुराना माइनस नया। ठीक है, तो बस इसी सूत्र को मैंने लिया है। देख सकते हो आप कि हमको अभी नया अनुपात निकालना है। जब हमको त्याग निकालना होता था तो हम क्या करते हैं? पुराना माइनस नया करते थे। इसका मतलब पुराना अनुपात में से नया अनुपात माइनस करते थे। बट फिलहाल हमें नया अनुपात निकालना है। तो ये नया अनुपात किसके अंदर है? माइनस के अंदर। अगर हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये त्याग प्लस का है, और बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो बस वही करा है मैंने कि नया अनुपात इस तरफ लाया, तो नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग। तो हमें क्या मिल जाएगा? नया अनुपात पुराने साझेदारों का मिल जाएगा। बट यहाँ पर पुराना साझेदारों में त्याग केवल किसने करा था? मीत और नील ने। मीत का त्याग कितना आया था? 3/24, और नील का कितना आया था? 1/24। तो कोई बात नहीं, हम इसी त्याग को माइनस करेंगे और इनका नया लाभ हानि का प्रमाण निकालेंगे। तो मीत का त्याग कितना है? 3/24 आप याद रखोगे, और नील का कितना है? 1/24, और इनके पुराने अनुपात में से हम माइनस कर देंगे। तो मीत, जीत और नील का पुराना अनुपात क्या है? 3:2:1। 3/6, 2/6 और 1/6। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे मीत, जीत, नील और हीर को भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि हमको नया अनुपात सभी का निकालना है। तो मीत का पुराना अनुपात कितना है? 3/6, 3/6। जीत का पुराना अनुपात 2/6, तो 2/6, और नील का 1/6। ठीक है, इस प्रकार माइनस करेंगे उसमें से हम त्याग। त्याग यहाँ पे केवल मीत और नील ने करा है। मीत ने करा है यहाँ पर 3/24 का, और जो नील है उसने करा है 1/24 का। तो बस हम माइनस करेंगे, और जैसे माइनस करेंगे हमको नया अनुपात मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस करने के लिए हमें हर समान करना पड़ेगा। इसके बट्टे में 24 है, जबकि इसके बट्टे में 6 है, तो दोनों के बट्टे में हमें हर समान करना पड़ेगा। तो 6 को 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे हम? 4 से। 6 चौक 24। अगर नीचे गुणा करा है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, तो अब हम इसे माइनस करेंगे, तो दोनों के बट्टे में कितना आ गया? अब 24, क्योंकि हमें अब गुणा करना पड़ेगा। तो 3 चौक 12, तो यहाँ पर तो 3 रहेगा, दोनों के बट्टे में 24 आ चुका है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लसा लिया, आपको लसा लेना आता होगा। तो अब 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 9/24। तो 9/24 किसका आया? मीत का। अब यहाँ पर जो जीत है, जीत ने कोई त्याग नहीं करा था, तो इसके अंदर से कुछ माइनस कर सकते नहीं हम। तो पूरा का पूरा क्या बनेगा इसका? यही नया अनुपात बनेगा। जो पुराना है वही क्या बन जाएगा? नया अनुपात 2/6। बट सभी के बट्टे में कितना आ रहा है? 24। तो इसके बट्टे में 24 लाना पड़ेगा, तो कितने से गुणा करेंगे? 4 से। तो नीचे 4 से गुणा करा है तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे। तो 6 चौक 24, 4 दूनी 8। तो इसका नया अनुपात क्या आया? 8/24 आया। ठीक है, अब नील का निकालेंगे। नील का भी हमें हर समान करना पड़ेगा, तो कितने से गुणा करेंगे? 4 से, और ऊपर भी 4 से। तो दोनों के बट्टे में 24 आ जाएगा। इसके बट्टे में 24 तो है, इसके बट्टे में 24 लाने के कितने से गुणा करा हमने? 4 से। तो अब ऊपर करेंगे 4 एकम 4 माइनस, और इसकी संख्या बदलेगी नहीं तो 1 का 1। 4 में से 1 गया तो 3, और बट्टे में 24। तो जो नील है उसका अनुपात कितना आया? 3/24। लास्ट हीर का अनुपात तो हमने निकाला ही था नया, कितना आया था? 4/24। जो हमने दोनों को त्याग को प्लस करा था, किसके किसका त्याग? मीत का त्याग और नील का त्याग प्लस करा था, तो हमारे पास आया था 4/24। तो इसका तो ये नया अनुपात है ही पहले से। तो यहाँ लिखूंगा मैं नया अनुपात। इन सभी को आप प्लस करोगे, सभी के बट्टे में कितना आएगा? 24, 24, 24 और
24। तो ये हुआ इनका नया लाभ हानि का प्रमाण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करा मैंने, केवल पुराना अनुपात में से जिसने जिसने त्याग करा था उसको हमने माइनस करा था, और जिसने त्याग नहीं करा था, जैसे जीत ने त्याग नहीं करा था तो वही उसका क्या बन गया, नया अनुपात। बट हमें हर समान करना था तो उसको हमने 4 से गुणा करा, तो 8/24 किसका आया, जीत का। और हीर का तो हमें पहले से ही दिया था, जो हमने त्याग प्लस करा था वही उसका नया प्रमाण बना 4/24। तो इस प्रकार हमें पुराना साझेदार का नया लाभ आने का प्रमाण मिला 9, 8, 3 और 4। तो समायोजन अभी हमारी पूरी नहीं हुई है। यहाँ लिखा था कि हीर की पूंजी को आधार मानकर अन्य साझेदारों की पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है, आवश्यक असर रोकड़ खाते देनी है। तो नया लाभ हानि का प्रमाण तो हमने निकाल लिया, जैसे कि आप देख सकते हो, पर अभी हमें हीर की पूंजी को आधार मानकर अन्य साझेदारों की नई पीढ़ी की पूंजी निकालनी है, जिसे हम कहाँ लिखते हैं, शेष आगे लेगा के रूप में लिखते हैं। पूंजी खाते उधार पक्ष में जो हमारे अंतिम शेष निकलती पूंजी की, तो वो अभी हमारे निकालने बाकी है। तो सबसे पहले तो हम हीर की पूंजी को आधार मानेंगे और अन्य साझेदार जैसे कि पुराने साझेदार की पूंजी हम निकालेंगे। तो हीर पूंजी के रूप में लाई कितनी थी, 50,000, तो उसी की पूंजी को हम आधार मानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हीर पूंजी और भाग। पूंजी कितनी है उसकी, 50,000, और उसका भाग कितना है, 4। ठीक है, हमें किसकी पूंजी निकाले, सबसे पहले मीत की। तो मीत की पूंजी हमारे पास नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, पर उसका भाग हमारे पास है 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता ही है, 9 से गुणा करेंगे और 4 से भाग दे देंगे। तो 50,000 गुणा 9 भाग 4 करेंगे। तो जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर जो मीत है उसकी पूंजी आएगी 1,12,500। ये किसकी पूंजी है, मीत की। अब इसी प्रकार हम जीत की पूंजी भी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हीर की पूंजी और उसका भाग। पूंजी कितनी है, 50,000, और भाग कितना है उसका 4। अब हम किसकी निकालेंगे, जीत की पूंजी हमें निकालनी है, और उसका भाग हमें दिया गया कितना है, 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, 50,000 गुणा 8 भागे में 4। तो जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर पूंजी आएगी 1,00,000। तो 1,00,000 हमारे पास किसकी पूंजी आई, जीत की। अब इसी प्रकार हम नील की भी निकालेंगे। तो यहाँ सभी में हमको हीर की पूंजी को आधार मानना है। तो हीर की पूंजी हमें दी गई 50,000, और यहाँ पर भाग हमें दिया गया उसका 4। तो 4 किसकी पूंजी निकालेंगे, नील की पूंजी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, पर उसका भाग हमें दिया गया 3 से गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 गुणा 3 भागे 4। सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 37,500। ये किसकी पूंजी है, नील की। तो आप देख सकते हो कि पुराना साझेदार मीत, जीत और नील, इन सभी की पूंजी हमारे पास आ चुकी है 1,12,500, 1,00,000 और 37,500। जबकि जो हीर है, हीर की पूंजी तो हमें दी गई सवाल में 50,000, जिसको आधार मानकर हम इन सबकी पूंजी निकाल रहे थे, जिसे हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते उधार पक्ष में शेष आगे ले गए के रूप में। मीत की पूंजी आई थी 1,12,500, जीत की आई थी 1,00,000, नील की आई थी 37,500, और हीर की पूंजी तो हमें दी गई है 50। तो इस प्रकार हमने शेष आगे ले गए, इनकी अंतिम पूंजी लिख दी है। और जैसा कि सवाल में लिखा है कि आवश्यक असर रोकड़ खाते देनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम खाता बंद करते हैं तो हम शेष आगे लेके लिखते हैं, बट शेष आगे लेके तो हमने लिख दिया है। तो अब आप क्या करोगे, जिस पक्ष का टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखोगे, और जो भी अंदर की रकम बचेगी उसे क्या लिखोगे, रोकड़ खाते के रूप में लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे, उसका लाभ कहाँ लाएंगे, पूंजी खाते में। जमा पक्ष का टोटल ज्यादा है 26,000, दोनों तरफ लिखेंगे। इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो ये 3,000 हमारे पास लाभ बचा है। लाभ को पुराने साझेदार जैसे कि मीत, जीत और नील को उनके पुराने अनुपात 3:2:1 में बांट देंगे। तो यहाँ आएगा 1,500, 1,000 और 500। तो ये उधार पक्ष में है। पूंजी खाते हम जमा पक्ष में लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते। 1,500, 1,000 और 500। तो लाभ को हमने लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या आप खाता बंद करेंगे, जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है कि शेष आगे ले गए, हमने लिख दिए, और जो भी अब असर बचेगी उसके कहाँ लिखना है, हम रोकड़ खाते लिखना है। तो सबसे पहले मीत का खाता बंद करेंगे। मीत का टोटल आ रहा है 1,21,000, जमा बस का टोटल ज्यादा है, दोनों तरफ लिखेंगे 1,21,000। अब हम इस 1,21,000 में से हम
1,12,500 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे अंतर की रकम बचेगी, जिसे हम कहाँ ले जाएंगे, बैंक खाते। बैंक खाते, अब बैंक खाते भी लिख सकते हो, रोकड़ खाते भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे असर बचेगी 8,500 की। तो अब हम जीत का टोटल करेंगे। जीत का उधार बच का टोटल ही ज्यादा है, 1,00,000 दोनों तरफ लिखेंगे। ये वाला टोटल ज्यादा था, 1,00,000। 1,00,000। अब इसमें से इन सभी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे अंतर की रकम निकलेगी, इसे भी हम क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते में। तो रोकड़ खाते 16,000, ठीक है। अब नील का टोटल करेंगे। नील का जमा बस का टोटल ज्यादा है, उसे दोनों तरफ लिखेंगे 57,000। 57,000। अब इस 57,000 में से हम इस 37,500 को माइनस करेंगे तो अंतर की रकम को भी कहाँ ले जाएंगे, रोकड़ या बैंक खाते में। तो यहाँ पर आएगा 19,500। और हीर का टोटल तो 50,000 ही रहेगा, क्योंकि उसकी पूंजी को तो हमने आधार ही माना था। तो 50,000, 50,000। तो हमने जो पूंजी खाते में रोकड़ या बैंक खाता लिखा है, इसको रोकड़ और बैंक खाते में लिखना पड़ेगा इसकी विरुद्ध असर देके। यहाँ पर जो उधार पक्ष में लिखा हुआ है तो रोकड़ खाते जमा पक्ष में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो जमा पक्ष में लिखा है वो रोकड़ खाते उधार पक्ष में लिखना पड़ेगा, इनके नाम के साथ। तो मीत यहाँ पे उधार है तो इसके जमा पक्ष में लिखेंगे मीत के पूंजी खाते, लिखेंगे मीत के पूंजी खाते 8,500। और जो नील है वो भी उधार है तो इसे भी लिखेंगे नील के पूंजी खाते 19,500। और जबकि जो जीत है वो जमा पक्ष में आया है तो इसे हम उधार पक्ष में लिखेंगे जीत के पूंजी खाते 16,000। तो आपको ये तो पता होगा ही कि जो उधार पक्ष में अंतर आया था, इसका मतलब जो मीत और नील है इनकी एक्स्ट्रा पूंजी ये धंधे में से निकाल के ले जाएंगे रोकड़ के रूप में, जबकि जो जीत है उसको 16,000 और पूंजी के रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बता ही दिया था। तो पूंजी खाता हमने बंद कर दिया, अब हम रोकड़ खाता बंद करेंगे। यहाँ ज्यादा है 1,02,000, दोनों तरफ लिख देंगे 1,02,000। तो अब इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इसकी शेष निकलेगी, शेष आगे ले गए। तो 74,000 को हम कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना पक्ष में। और जो इनकी पूंजी आई थी शेष आगे ले गए, इसे हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में, पूंजी खाते के रूप में। मीत, जीत, नील और हीर। मीत की पूंजी आई थी 1,12,500, जीत की आई थी 1,00,000, नील की 37,500, जबकि हीर की पूंजी 50,000। टोटल कर देंगे, बाहर आएगा 3,00,000। और यहाँ लिखेंगे रोकड़ शेष, जो रोकड़ खाते में निकली थी 74,000। अब हम क्या करेंगे, पक्के तलपट का भी टोटल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 4,16,000 और यहाँ पर भी 4,16,000। तो इस प्रकार जो हमारे पक्के तलपट का टोटल है वो भी परफेक्टली आया, कोई गलती हमने नहीं करी। और आपको भी कोई गलती नहीं करनी है। तो सवाल को आपको एकदम समझकर ध्यान से करना है, तो सवाल आपको अच्छे से आएंगे। अगर आप रट्टा मारोगे तो सवाल आपका रह जाएगा, आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको ये चैप्टर समझाने की। सभी सवालों को हमने डिटेल में करा, सभी एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से करा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे, साइडर की निवृत्ति या मृत्यु। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर की तरह। अगर आपको प्रवेश अच्छी तरह आ जाता है तो आपको निवृत्ति में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल चैप्टर ही है, वो भी इसी की तरह ही है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा।